हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, कुछ स्पेशल आइटम्स का सीखा था कि उनका क्या ट्रीटमेंट रहेगा जब हम डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग करेंगे। आज के लेक्चर में भी हम कुछ उनमें से फर्दर पढ़ेंगे कुछ इश्यूज, और साथ साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक हमने कर दिया था और मैंने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको दिए थे करने के लिए। अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आ जाओ। ठीक है, जिसका हेडिंग है जर्नल एंट्रीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जीएसटी की अकाउंटिंग। कि अगर कोई जीएसटी का कुछ इशू आ जाएगा तो उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये हम करेंगे। इससे हमारा क्या हो जाएगा, हम सीख लेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं और कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं। मतलब जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस मैंने बोला था 3 चीजों में कवर हो जाएगा। ये जो प्रोसेस होगा डिसोल्यूशन हम 3 स्टेप्स में करेंगे। एक हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद हम कैश अकाउंट बनाएंगे। तो वो तीनों चीजें हम सीख लेंगे इस क्वेश्चन से। ठीक है, मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूं, कोई इश्यू होगा तो वो मैं बताता हूं। ठीक है, A and B are partners sharing profits equally. बैलेंस शीट एज ऑन 30 सितंबर 2018 वाज दिस। इनके पास अगर एसेट साइड से देखा जाए, बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी, और एसेट लायबिलिटी साइड से क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, ए का लोन है, रिजर्व्स है और कैपिटल्स है। उसके बाद बोला फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबो डेट, मतलब 30 सितंबर को इन्होंने अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दिया। उस दिन क्या था, एसेट्स रियलाइज एट अंदर, स्टॉक से इतना पैसा मिला, डेटर से इतना पैसा मिला, फर्नीचर से इतना पैसा मिला, प्लांट एंड मशीनरी से इतना पैसा मिला। ठीक, उसके बाद CGST and SGST were levied on sale of furniture and plant and machinery. These taxes were deposited with government department. ठीक है, creditors allowed a discount of 2% and expenses on realization amounting to 544. Give journal entries and prepare the ledger accounts to close the books of the firms. क्योंकि डिसोल्यूशन मैंने बोला था हमारा मेन गोल एक ही है कि हमें जितने भी बुक्स है बिजनेस की वो क्लोज करनी है। ठीक है, तो उसमें हम कैसे क्लोज करते हैं, पहले जितने भी सारे अकाउंट्स है उनको हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर वहां पे एसेट्स को बेचते हैं, लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, लास्ट में कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। फिर हमारे पास एक तरह से पार्टनर का बैलेंस बचता है और यहाँ से मेरा कैश बचता है, वो कैश पार्टनर को देते हैं, कैश अकाउंट भी खत्म होता है और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट भी खत्म होते हैं। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कर दी है सिवाय एक चीज को, वो है CGST SGST। ठीक है, तो उसका मैं थोड़ा बताता हूं आपको, अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी। तो ये एक पॉइंट आया, अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी। जो जीएसटी होगा उसकी अकाउंटिंग क्या करेंगे। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि जीएसटी है तो है क्या। क्या है जीएसटी? सर जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, और क्या पता है आपको जीएसटी के बारे में? सर ये लगता है अगर हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, अगर हम कोई भी चीज परचेज करते हैं गुड्स पे लगता है, और अगर हम कोई भी सर्विसेज लेते हैं तो उस पे लगता है। ठीक है, तो देखो हमारी कंट्री जो है, कंट्री को कौन चलाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे चलाती है? सर गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं। कहां से पैसे आते हैं? सबसे मेजर सोर्स जो गवर्नमेंट को है वो टैक्सेस है। क्या है? टैक्सेस है। लोग टैक्सेस देते हैं, लोग टैक्सेस देते हैं और वो टैक्स सारा गवर्नमेंट के पास जाता है, उससे गवर्नमेंट अपनी अकाउंट गवर्नमेंट खर्चा करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास क्या आता है? रेवेन्यू आता है। क्या आता है? रेवेन्यू आता है। अगर गवर्नमेंट को देखा जाएगा, थोड़ा सा मैं यहां पे बताऊंगा, गवर्नमेंट के पास क्या आता है? रेवेन्यू आता है और गवर्नमेंट उसके बेस पे क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, सड़कें बनाते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाते हैं, टीचर्स पे खर्चा करती है, स्कूल्स बनाती है गवर्नमेंट। ये सब पैसा कहां से आता है? क्या गवर्नमेंट अपने जेब से देती है? नहीं सर, गवर्नमेंट अपने जेब से नहीं देते। वो तो हम लोग बेवकूफ होते हैं जो एक एमएलए को बोलते हैं कि भाई तू हमें एक बंड दे दे, तू हमें सड़क दे दे। वो क्या अपने घर से देता है? अपने जेब से नहीं। उनके पास, गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ आते हैं? वो गवर्नमेंट के पास जो पैसे आते हैं वो हम लोग देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आता है मेजरली टैक्सेस से आता है, और टैक्सेस 2 तरह का होता है मेजरली। एक होता है इनकम टैक्स, मेजर टैक्स में बात कर रहा हूं, बाकी बहुत सारे हैं। एक इनकम टैक्स है और दूसरा जो अभी गवर्नमेंट के पास है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, या ऐसा बोलो एक डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, ये इनकम टैक्स कौन होता है, कौन देता है? जो लोग इनकम कमाते हैं, जैसे सैलरीड बंदा हो या जो बिजनेस करता है, अगर उनकी इनकम आज के टाइम में 3 लाख से ज्यादा है या ऐसा बोलो 5 लाख से ज्यादा है, तो उनको गवर्नमेंट
बोलती है कि तुम लोग टैक्स दे दो, तो उनकी इनकम पे स्लैब वाइज उनको टैक्स देना पड़ता है, उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। जैसे मैं जॉब करता हूं और मैं सैलरी कमाता हूं तो मैं इनकम टैक्स देता हूं, ठीक है। आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो आप लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ये होगा टैक्सेस। एक जो लोग कमाते हैं उनको गवर्नमेंट बोलती है कि तुम जितना भी पैसा कमाओ उस पर टैक्स दे दो, और ये टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। दूसरा होता है जीएसटी, तो वो जीएसटी लगता है गुड्स पे और सर्विस पे, तुम कमा रहे हो या नहीं उस पे नहीं लगता है। इनकम टैक्स सिर्फ कमाने वाले बंदे पे लगता है, और गुड्स एंड टैक्स हर गुड्स के परचेज और सेल पे लगता है, ऑलमोस्ट हर है। कुछ गुड्स है जिन पे नहीं लगता है। तो इसमें गवर्नमेंट बोलती है एक दुकानदार को, जब भी तू भाई कोई भी चीज बेचेगा, जैसे मेरा शोरूम है और मैंने जीन्स बेची है 1000 रुपए की, तो मुझे 1000 रुपए पे 12% जीएसटी, कुछ भी रेट होता है जीएसटी चार्ज करना होता है, मुझे जीएसटी चार्ज करना होता है। और ये जाता है गवर्नमेंट को, क्या जाता है, सबसे मेजर रेवेन्यू जो आता है गवर्नमेंट को वो इनसे आता है, जीएसटी से आता है। इनकम टैक्स तो फिर भी अमीर लोग ही देते हैं या जिनके पास एक बेसिक लिमिट से ज्यादा इनकम है, बट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हर कोई बंदा देखता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, जो भी कुछ चीजें कंज्यूम करता है उन पे गुड्स लगता है। साबुन पे गुड्स लगते हैं, कपड़ों पे गुड्स लगते हैं, बच्चों की किताबों पे गुड्स लगते हैं, इनफैक्ट हर चीज पे गुड लग। अब बुक्स पे देखना पड़ेगा मुझे, शायद से इस पे भी गुड्स ये जीएसटी लगा रखे। गर्ज है कि कोई भी तुम आइटम लाओ, मोबाइल लाओ, सब चीजें लाओ, उस पे गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है कि मुझे टैक्स दे दो, ठीक है। सबसे मेजर रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता है जीएसटी का। अब देखो हम अब क्या करेंगे, तो ठीक है गवर्नमेंट, सर आप बोलोगे सर हमें क्यों गवर्नमेंट की कहानी बोलते हो, बट अब क्योंकि हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है हम जो चीजें बेचे उस पर हमें गवर्नमेंट बोलेगा कि तुम टैक्स दे दो। अब टैक्स क्या होता है इसमें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, जीएसटी में क्या होता है, कौन टैक्स देता है। देखो क्या फंडा होता है, अगर मैं दुकानदार हूं और मैंने सपोज सेल कर दी, 1000 रुपए का पैंट मैंने बेच दिया, तो मुझे उसको क्या करना है, कस्टमर से, ये कस्टमर देता है बेचारा, तो मुझे उसको करना है प्लस जीएसटी 12%। अगर तुम आज के बाद देख लेना, तुम आज के बाद जब भी कोई बिल देखोगे जहां पे टैक्स लगा हो, तो ऐसा वो बोलेगा यार मेरा सेलिंग प्राइस 1000 है, मेरा सेलिंग प्राइस 1000 है, और गवर्नमेंट ने मुझे बोला है तुम जीएसटी काटो 12%, जीएसटी काटो 12%, तो टोटल मैं कितना लूंगा, एक तो 1000 रुपया लूंगा, और 1000 रुपये का 12% 112 हो गया, कितना हो गया, एक मिनट, 120 हो गया, 1000 इंटू 12%, 120 रुपया। तो मैं उससे लूंगा एज ए दुकानदार, मैं उससे 1120 लूंगा, जिसमें 1000 रुपये क्या होगा, वैल्यू ऑफ द गुड्स, और 120 रुपये क्या होगा, टैक्सेस, ठीक है। अब ये जीएसटी जो होता है, जीएसटी में 3 तरह के टैक्सेस होते हैं फर्दर, एक को बोलते हैं सीजीएसटी, दूसरे को बोलते हैं एसजीएसटी, तीसरे को बोलते हैं आईजीएसटी, ठीक है। इसको नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका नाम है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और बताता हूं, तुम्हें आगे कहीं काम आ जाएगा। अगर कोई सेल परचेज, अगर कोई सेल, अब सेल मानेंगे सेल पे लगेगा, सेल विद इन द स्टेट होती है, विद इन द स्टेट होती है, तो उस पे लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर आउटसाइड स्टेट होती है तो उस पे लगता है आईजीएसटी, क्या लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। विद इन द स्टेट का मतलब क्या है, अगर सेलर और बायर एक ही स्टेट में है, सपोज सेलर जेएंडके में है और बायर भी जेएंडके में है, और ये इसको जीन्स बेचेगा 1000 रुपए का, तो ये इस पे क्या लगाएगा, 12% तक जीएसटी का रेट है। 12% जीएसटी का रेट का मतलब क्या है, अगर 12% जीएसटी लगेगा तो ये इस तरह से लगेगा, इसमें सीजीएसटी लगेगा 6% और एसजीएसटी लगेगा 6%। मतलब अगर तुम जीएसटी का रेट देखोगे 12%, इट मीन 6% सीजीएसटी है और 6% एसजीएसटी है, टोटल कितना हुआ 1120। कब, अगर ये सेल विद इन द स्टेट है, मतलब सेलर और बायर दोनों स्टेट के है, तो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। टोटल रेट है 12%, अगर जीएसटी का रेट 12% है और विद इन द स्टेट हो रही है तो ये 6% हो गया, ये 6%। अगर आउटसाइड स्टेट है, मतलब दिल्ली का सेलर है, दिल्ली का सेलर है और वो जम्मू कश्मीर के बायर को माल बेच रहा है, तो यहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहां पे लगता है आईजीएसटी, क्या लगता है, तो आईजीएसटी। और अगर विद इन द आउटसाइड स्टेट सेल है तो जीएसटी ऐसे नहीं लगेगा,
ऐसे लगेगा IGST 12%। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें क्या फर्क होता है? देखो, जब ये कस्टमर विद इन द स्टेट सेल में 120 रुपया देता है टैक्सेस, तो क्या होता है, 120 रुपए में से 60 रुपीज जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। क्या जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। और 60 रुपीज जाता है स्टेट गवर्नमेंट के खाते में, क्योंकि दो तरह की गवर्नमेंट्स होते हैं। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसमें बीजेपी है, ठीक है। और इसी तरीके से क्या होता है, मतलब इंडिया में बीजेपी की सरकार है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका पीएम मोदी है, तो वो उनके खाते में जाता है वो पैसा जो CGST के नाम पे ये लिया जाता है कस्टमर से। और SGST जिस स्टेट की वो सेल है, उस स्टेट में, अगर जम्मू कश्मीर की का सेल है, विद इन द जम्मू कश्मीर सेल है, तो ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने खर्चे होते हैं। इंडिया में जो खर्चे होते हैं वो दो लेवल पे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करती है और एक स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करता है। हम पढ़ते हैं कि अभी जैसे कोविड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिल रहा है, तो वो इन्हीं पैसों से खर्च करते हैं। और स्टेट भी अपने हिसाब से जो स्टेट के एम्प्लॉयज को सैलरीज देती है, तो वो अपने स्टेट के फंड से देती है, ठीक है। तो जब रेवेन्यू आएगा तो वो दोनों को जाता है, सेंट्रल को भी और स्टेट को भी। ये होता है अगर विद इन द स्टेट, अगर दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई, तो कुछ सेलिंग स्टेट है और कुछ परचेजिंग स्टेट है, तो उसमें वो इश्यू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, IGST जाता है। तो IGST पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और फिर वहां से वो एलोकेट करता है अपनी रेस्पेक्टिव स्टेट को, ठीक है। कुछ प्रोपोर्शन होता है, उसमें मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें अभी वो उतना समझ नहीं आएगा। उधर वो भी कंफ्यूज होता है, दो स्टेट्स होती है, बट वो कंजम्पशन बेस्ड होता है GST, मतलब जिस स्टेट में कंज्यूम होता है उस स्टेट की सरकार को जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को तो जाता ही जाता है, ठीक है। तो तब IGST चार्ज करते हैं, क्योंकि उस स्टेट की दिल्ली वाली सरकार को तो नहीं जाना चाहिए, वो JK वाली सरकार को जाना चाहिए। तो उसका प्रोसीजर कुछ और होता है, क्योंकि GST कंजम्पशन बेस्ड करते हैं। एनीवेज, उस डिटेल में नहीं जाते हैं। हमें क्या सीखना है, हमें अकाउंटिंग सीखनी है, हमें अकाउंटिंग सीखनी है। ये मैंने थोड़ा तुम्हें टैक्सेस के बारे में बोल दिया। अब अकाउंटिंग क्या सीखनी है, दुकानदार का। दुकानदार ने जब टैक्स लगा दिया, तो दुकानदार ने इस तरह से बिल बना दिया। दुकानदार ने जब इसको बिल बना दिया, तो इसने बोला इसमें CGST 60 है और इसको SGST 60 है, टोटल जाके 1120 हो गया। अब मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे तुम लोग? सर इस कस्टमर से मैं 1120 रुपया लूंगा। वेरी गुड सर, एंट्री तो हो जाएगी बहुत सिंपल। सर कैश अकाउंट डेबिट 1120। बेटा मुझे बताओ मेरी सेल कितनी है? सर मेरी सेल तो 1000 रुपया है। सर मेरी सेल तो 1000 रुपया है टू सेल्स, और ये पैसा 60 रुपीज और ये पैसा 60 रुपीज जो सेलर ले रहा है, वो उसकी सेल नहीं होती है, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ले रहा है। क्या ले रहा है? गवर्नमेंट के बिहाफ पे ले रहा है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने बोला तुझे ये लोगों से टैक्स लेना है। तो ये जब भी तुम बोलोगे, कभी ऐसा बोलते हैं दुकानदार को, बोलते हैं तू क्यों हमें टैक्स लेता है? वो बेचारा अपने घर नहीं लेता वो टैक्स, उसको वो गवर्नमेंट को जमा देना पड़ता है। तो ये मेरी इनकम नहीं है, मेरी इनकम सिर्फ ये है, मेरी सेल सिर्फ 1000 है। ये क्या है मेरा? ये मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे जमा कर रहा हूं, तो ये मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। तो मैं लिखूंगा टू CGST पेएबल। क्या लिखूंगा? टू CGST पेएबल कितना? 60। उसके बाद टू SGST पेएबल, ये टैक्स पेएबल है मेरा। पहले वैट होता था, ठीक है, वैट खत्म हो गया, अब क्या है? CGST SGST। ये मैंने लिया उससे 1120, इसमें से मेरी सेल 1000 है जो मेरे PNL में जाएगा, और 60 CGST और 60 SGST ये मुझे गवर्नमेंट को देना है। फिर क्या करूंगा मैं CGST को पे करूंगा। तो मैं एंट्री करूंगा CGST पेएबल अकाउंट डेबिट 60, और SGST को भी पे करूंगा, SGST पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश 120। ठीक है, तो ये 120 मैंने पहले कस्टमर से लिया, फिर गवर्नमेंट को जमा दे दिया, तो ये 120 और इसमें से 120 कैंसिल हो गया, ये 60 कैंसिल हो गया। नेट में मेरी सेल होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट गवर्नमेंट के कंप्लायंस में मुझे GST पहले इससे लेना पड़ा और फिर गवर्नमेंट में जमा करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन था तभी मैंने ऐसा कर दिया, इसमें भी एक वो चीज थी। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 10। इसमें हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज करनी है, और क्या करना है हमें? जर्नल एंट्रीज करनी है और लेजर अकाउंट बनाने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेजर अकाउंट ही बनाऊंगा, क्योंकि उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, सारे इलस्ट्रेशन नंबर 10 को देखो, क्योंकि मैं लेजर अकाउंट बनाऊंगा तो जर्नल बनाना तुम लोगों को आएगा ही। सबसे पहले क्या बनाएंगे सर? हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड सर, हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तुम लोग तो बहुत काबिल हो,
बताओ बेटा रियल एस्टेट अकाउंट में क्या करते हैं सबसे पहले? सर हम जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी लायबिलिटीज है, स्टेप नंबर 1 रियल एस्टेट अकाउंट का, सर जितने भी एसेट्स हैं बैलेंस शीट में और जितनी भी लायबिलिटीज है बैलेंस शीट में, उनको हम ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे? सर उनको हम ट्रांसफर करेंगे रियल एस्टेट। वेरी गुड। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। सर बैंक है सबसे पहले एसेट, सर बैंक को तो नहीं करेंगे, बैंक को डायरेक्टली लेंगे हम कैश अकाउंट में। उसके बाद स्टॉक है तो मैं एंट्री करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। वेरी गुड। कितना है? 17,800। परसों का रिकॉल करता हूं तो ये क्या था? स्टॉक अकाउंट था, एक लेजर अकाउंट स्टॉक, उसमें 17,800 थे, तो मैंने स्टॉक अकाउंट को खत्म कर दिया बाई रियलाइजेशन अकाउंट 17,800। तो स्टॉक अकाउंट खत्म हो गया, वहां पे कुछ नहीं बचेगा, वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो उसको लिया मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में स्टॉक। उसके बाद डेटर को लिया, डेटर को होल वैल्यू पे। डेटर का जो लेजर है उसमें कितना बैलेंस है? सर उसमें 13,800 है। सर कोई बोलता है उसमें 12,400, 12,400 नहीं है, डेटर का लेजर अलग है जिसमें बैलेंस है 13,800। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर अलग है जो तुमने पीएनएल से क्रिएट किया, उसका बैलेंस है 1400। तो ये दो अकाउंट से डेटर में कितना है? 13,800। तो डेटर को मैं क्रेडिट करूंगा 13,800, तो डेटर अकाउंट क्लोज हो गया। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट है तो इसको क्या करूंगा? डेबिट करूंगा बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाऊंगा। इसका बैलेंस है 1400। ठीक है, तो डेटर भी खत्म हो गया मेरे वहां पे लेजर अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउट डेट भी खत्म हो। उसके बाद क्या है? फर्नीचर। तो एंट्री हो जाएगी टू फर्नीचर। वेरी गुड। तुम लोग कितने काबिल हो? 2800। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी, जितना बुक वैल्यू है 22,500। इस तरह से हमने सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया। सारे एसेट्स में क्या छोड़ते हैं हम? सिर्फ सर हम कैश एंड बैंक छोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स। सर हाँ क्रेडिटर्स को भी ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर करते हैं 11,200। उसके बाद ये क्या है? सर बाय बिल्स पेएबल। कितना है बिल्स पेएबल? 1800। उसके बाद कोई लायबिलिटी? हाँ सर लोन है ए का लोन है, तो ये पार्टनर्स लोन हम रियल एस्टेट अकाउंट में नहीं लेते, इसको हम अलग से खत्म करेंगे। एंट्री करेंगे, क्या करेंगे? एंट्री ए इज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसको डायरेक्टली रिजर्व फंड, इसको डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेंगे और कैपिटल अकाउंट वो तो कैपिटल अकाउंट में है ही। ठीक है, इसके बाद देखेंगे स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, इनको हमने भेजा और हमें इतने पैसे आ जाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइज अकाउंट। सर एंट्री हो जाएगी बाय कैश। कैश हमें आ जाएगा। अगर मैं इधर लिखूंगा स्टॉक से मेरा, तुम टोटल भी कर सकते हो सीधा, स्टॉक से मेरा 18,200 आ रहा है। एंट्री क्या हो जाएगी? अब तो वो खत्म हो गया, स्टॉक खत्म हो गया। अब उनको बेच के मुझे कितना कैश आया? 18,200 स्टॉक का। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइज अकाउंट 18,200। इसी तरह डेटर बेच दिया तो कितना है? 10,600। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइज अकाउंट 10,600। कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना, बहुत सिंपल है। इसके बाद फर्नीचर से मुझे आया 1800। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी से मुझे आया 19,000। तो जो मेरे एसेट्स रियलाइज हो गए उनसे मुझे कितना पैसा मिल रहा है? उनसे मुझे पैसा मिल रहा है 49,600। वेरी गुड। अब क्या होगा? सर इन लाइबिलिटीज को पे करेंगे, लाइबिलिटीज को पे करेंगे। अच्छा एक और चीज हो गई यहां पे, मुझे जर्नल एंट्रीज भी करनी है तो मैं बताता हूं। ठीक है, सीजीएसटी इन सब की तो जर्नल एंट्रीज भी हो जाएंगे, वो तुम लोग कर लोगे। देखो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी वर लेविड ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 9%। एट द रेट 9%, मतलब सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। टोटल मतलब उसमें कितना था? 18% जीएसटी था, उसमें सीजीएसटी 9 था और एसजीएसटी 9 था। किस किस पे? फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी पे। ठीक है, दीज टैक्सेस वर डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पहले मैं बोलूंगा इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई होगी। ठीक है, अब मुझे बता फर्नीचर कितने का मैंने भेजा? सर फर्नीचर मैंने 1800 का भेजा। अब एंट्री क्या हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर नहीं बोलेंगे अब 1800 का है तो इसमें मैं क्या लूंगा? सर इसमें मैं 18% जीएसटी भी लूंगा। 1800 इंटू 0.18, क्यों? 8-9% वो 9% वो, कितना हुआ? 324। 324 प्लस 1800। तो जब मैंने फर्नीचर को बेचा होगा तो मैंने उस बंदे से पैसा लिया होगा 2124। क्या लिया होगा? 2124। उसमें से मेरी सेल 1800 है टू सीजीएसटी पेएबल टू एसजीएसटी पेएबल।
जब मैंने उसको 1800 का भेजा तो मैंने उसे 162 जीएसटी लिया एसजीएसटी के नाम पे और 162 लिया सीजीएसटी के नाम पे। ये मैंने किया होगा। जब मैंने वो 1800 का सेल किया होगा उसको, तो मैंने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1800, वो तो 1800 उसका हो गया सेल का, और मैंने उससे 324 रुपया और लिया होगा जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 324 टू सीजीएसटी पेबल 162 टू एसजीएसटी पेबल 162। तो कंबाइंड एंट्री होगी, बैंक में इतना पैसा आएगा तो उस बंदे से मैं इतना पैसा लूंगा, तो रियलाइजेशन में मेरा इनकम 1800 है, सीजीएसटी इतना है, एसजीएसटी इतना है। फिर क्या बोल रहा है, दीज टैक्सेस वर डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट, ये टैक्सेस फिर बाद में मैंने गवर्नमेंट को दे दिए। जब ये टैक्सेस मैंने लास्ट में गवर्नमेंट को दे दिए तो एंट्री क्या हुई होगी, ये टैक्सेस जब मैंने लास्ट में गवर्नमेंट को दिया होगा तो एंट्री क्या होगी सर, अभी तो ये फर्नीचर का हो गया, ये फर्नीचर का हो गया। इसी तरीके से क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को भी मैंने बेच दिया। सर प्लांट एंड मशीनरी 22,500 की थी और वो मैंने बेच दी है 19,000 में, तो 19,000 का पैसा आया होगा, तो एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1900, और इस पे मैंने सीजीएसटी लिया होगा 9% और इस पे मैंने एसजीएसटी लिया होगा 9%। 1900 पे 9% कर लो कितना होता है, 1900 इंटू 0.09। सर 171 मैंने एसजीएसटी लिया होगा, 171 मैंने सीजीएसटी लिया होगा, टोटल पैसा मैंने नहीं सॉरी 19,000 है। टोटल पैसा मैंने उससे लिया होगा 22,420। अब क्या होगा, मैंने फर्नीचर पे इतना सीजीएसटी लिया और इस पे इतना सीजीएसटी लिया और इस पे इतना एसजीएसटी लिया, इतना एसजीएसटी। अब क्या होगा, इनको मैं गवर्नमेंट में जमा करूंगा, इनको मैं गवर्नमेंट में जमा करूंगा तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी सीजीएसटी पेएबल अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना जितना भी मैंने टैक्स लिया है। मैंने सीजीएसटी कितना लिया है 162 फर्नीचर पे और 1710 इस पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं 1872 दूंगा, क्या दूंगा 1872 दूंगा, और स्टेट गवर्नमेंट को मैं कितना दूंगा अगेन इतना ही 1872। तो मेरे बैंक से कितना जाएगा 1872 प्लस 1872, तो जितने भी टैक्सेस मैंने लिए थे वो मैंने गवर्नमेंट में जमा कर दिए। ये टोटल एंट्री हुई होगी इनकी। अब मुझे पता इसमें रियलाइज अकाउंट में क्या आएगा, सर रियलाइज अकाउंट में ये 1800 आ जाएगा, रियलाइज अकाउंट में ये 1800 आ गया, और सर रियलाइज अकाउंट में ये 19,000 आएगा, रियलाइज अकाउंट में ये 19,000 आ गया, और इस सीजीएसटी एसजीएसटी की कोई भी एंट्री रियलाइज अकाउंट में नहीं होगी। बाकी एंट्री जहां पे होगी वहां पे मैं दिखाता हूं, ठीक है। तो ये 3 एंट्री टोटल हो जाएगी सीजीएसटी एसजीएसटी की, ठीक है। एक तो जब मैं बेचूंगा इनको तब मैं इनसे सीजीएसटी एसजी लूंगा और फिर वो सीजीएसटी एसजीएसटी को मैं गवर्नमेंट में जमा करूंगा, ठीक है। बट रियलाइज अकाउंट में मेरा जितना इनकम है उतना ही जाएगा जो इसमें 1800 था और 19,000 था, ठीक है। वो भी हो गया खत्म। उसके बाद क्रेडिटर्स अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 2%। क्रेडिटर्स ने 2% डिस्काउंट दिया। क्रेडिटर्स कितने थे मेरे, सर क्रेडिटर्स थे 11,200, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में क्रेडिटर्स कितने थे 11,200, तो उनको कितना डिस्काउंट मिला दिया उन्होंने, सर वो कितने थे 11,200, 11,200 में 2% डिस्काउंट मिला तो कितना देना होगा उनको 10,976। और क्या था मेरा बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल पे कर दिए होगे। बिल्स पेएबल कितने हैं, सर बिल्स पेएबल 1800 है। क्या बिल्स पेएबल में कोई डिस्काउंट है, नहीं सर बिल्स पेएबल का साइलेंट है, तो बिल्स पेएबल 1800 हुआ होगा, ठीक है। तो टोटल कितना पे किया होगा 12,776, ठीक। इसके बाद क्या था, सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 544 है, तो अगेन टू क्या जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो इस तरह से हमने क्या किया है, सारे एसेट्स सारे लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ले लिया, ये सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में लिया, फिर इन लाइबिलिटीज को पे कर दिया, रियलाइजेशन पे कर दिए, एसेट्स को रियलाइज कर दिया, ये हो गया। अब देखेंगे ये सारा चीज करके हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। सीजीएसटी एसजीएसटी ना फायदा हुआ नुकसान हुआ, वो एक हाथ से कस्टमर से लिया दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को दिया, ना फायदा ना नुकसान, ठीक है। तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। और हमने जर्नल एंट्रीज कर दी, उसमें भी वो कहीं रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आ रहा था। अब क्या करेंगे, इसका टोटल करो, देखो कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ। सबसे पहले देखेंगे बड़ा साइड कौन है, तो मुझे ये लग रहा है बड़ा साइड है, मैं इसको टोटल करूंगा, ठीक है। वैसे दोनों साइड टोटल करो फिर देखो फायदा है या नुकसान है।
तो एनीवेज मैं जब टोटल कर रहा हूं इन चीजों को, यह आता है मेरा 17,800 प्लस 13,800 प्लस 2,800 प्लस 22,500 प्लस 12,776 प्लस 544। ये सारे मुझे अपेरेंटली ज्यादा लग रही है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 70220 70220। अगर मैं यहाँ पे 70220 लिखूंगा, एज्यूमिंग दिस इज बिगर साइज, उसमें से वो लाइनस करूंगा तो मुझे पता चलेगा -49,600 माइनस 1,800 माइनस 11,200 माइनस 1,400। 6,220 क्या हो गया, ये कम पड़ रहा है, इट मीन्स 6,220 इज द लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो दिस इज बाय रियलाइजेशन लॉस, बाय रियलाइजेशन लॉस। ये किसको बियर ट्रांसफर करूंगा, ट्रांसफर्ड टू कौन कौन पार्टनर है सर, ए और बी है, और उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, इक्वली टू ए टू बी। ए का क्या होगा, इसका आधा 3,110, बी को हो जाएगा 3,110। ठीक है, इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आप बैलेंस शीट में देखो, अब बैलेंस शीट में देखो क्या है, एक मिनट में इसको रब कर लेता हूं फिर बैलेंस शीट देख लेते हैं। ठीक है, तब तक तुम लोग देख लो बैलेंस शीट में क्या बच गया अभी तक, जब तक मैं रब करूं तब तक देखो बैलेंस शीट में क्या बच गया। सर बैलेंस शीट में बैंक है अभी, तो वो अपना बैंक अकाउंट रहेगा मेरा। स्टॉक डेटर प्रोविजन ये सारा खत्म हो गया। क्रेडिटर्स एज लोन है, एज लोन है तो एज लोन को पे करेंगे, एक लोन अकाउंट होगा। ठीक है, लेजर अकाउंट एज लोन अकाउंट। ठीक है, एज लोन अकाउंट में क्या है अभी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, ये है एज लोन अकाउंट। सर एज लोन अकाउंट में बैलेंस है 5,000, तो क्या करेंगे, ए को पे करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू बैंक 5,000। तो सर ए का लोन भी हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, यही एंट्री हो जाएगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैंक 5,000। तो सर ए का लोन भी खत्म हो गया। अब क्या बचे, रिजर्व्स और कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, कंबाइंड बनाएंगे, हाँ सर कंबाइंड बनाएंगे, ए और बी, ए और बी। क्या आएगा सर, इनका बैलेंस जो है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बेटा, सर ए का 15,000 है और बी का कैपिटल कितना है, सर बी का कैपिटल 20,000 है। वेरी गुड। और क्या है सर, इनके रिजर्व्स है बैलेंस शीट में 6,000। अब रिजर्व को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। रिजर्व का एक अकाउंट है क्रेडिट बैलेंस, तो रिजर्व को क्या करेंगे, डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय रिजर्व फंड अकाउंट। तो कितना है 6,000, तो 3,000 ए को 3,000 बी को। अब बताओ बेटा क्वेश्चन क्या है, सर बैलेंस शीट में सारा खत्म हो गया है, बैलेंस शीट में सारा खत्म हो गया है। ठीक है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं बचा, रियलाइज अकाउंट में लॉस था जो ए और बी को ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस था। सर इसको 3,110, इसको 3,110। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, लोन भी खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं। अब इनका टोटल करो, सर इसका टोटल आया 15 और 3 18,000, 20 और 3 23,000, 18,000, 20 और 30 23,000। सर इट मीन्स इसको कैश मिलेगा कितना, 18,000 में से 3,110 लेस करेंगे, सर 18,000 में से 3,110 लेस करेंगे, सर इसको कैश मिलेगा 14,890 और बी को कैश मिलेगा 23,000 माइनस 3,110। सर बी को कैश मिलेगा 19,890। ठीक है, याद रखो ए को मिल रहा है 14,890, बी को मिल रहा है 19,890। सर इस तरह से कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गए। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट में लास्ट में टू कैश की जगह मैं टू बैंक लिखूंगा क्योंकि हमारे पास बैंक अकाउंट है, तो अब बैंक अकाउंट बनाएंगे, उस तरीके से हमारे सारे लेजर अकाउंट क्लोज हो जाएंगे।
अगर बैंक अकाउंट में लास्ट में इनको इतना पैसा मिला, इट मींस हमारा क्वेश्चन ठीक है, अगर नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत है, और बैंक अकाउंट में बैलेंस लास्ट में कुछ नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अब बनाऊंगा मैं बैंक अकाउंट। तो बैलेंस शीट में देखो, सबसे पहले बैंक में कितना है सर, बैंक में है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बैलेंस शीट में देखो सर 3500 है। उसके बाद क्या हुआ सर, हमने जो एसेट्स को बेचा था ना, एसेट्स को बेचा था सर, उसमें से हमें तो एसेट्स का आया था 49600, 49600 आया था उसका, तो एंट्री क्या होती, तो रियलाइजेशन अकाउंट 49600, और सर टू सीजीएसटी पेएबल जो हमने वो किया था, हमने किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू सीजीएसटी पेएबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसजीएसटी पेएबल। सर ये दो पैसा भी आया था बैंक में, हाँ आ गया था, कितना आया था सर, सीजीएसटी के नाम पे आया था, हमने 2 बार कर दिया था, वो टोटल 1872 आया था, और एसजीएसटी के नाम पर भी 1872 आ गया था, फर्नीचर और उसका मिला के इतना आ गया था 1872। उसके बाद हमने क्या किया सर, हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया बाय रियलाइजेशन अकाउंट, तो कैश अकाउंट चला गया होगा सर, क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया था, एक तो हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया था, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे आप टोटल भी कर सकते हो सर, क्रेडिटर्स को पे कर दिया था 10976, और बिल्स पेएबल को मैंने पे कर दिया था 1800, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को मैंने पे कर दिया था 544। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 10976 प्लस 1800 प्लस 544, 13320। ठीक है, ये चला गया था। और बताओ सर, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी को मैंने फिर पे कर दिया होगा, तो एंट्री क्या हो गई, सीजीएसटी पेएबल अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय अकाउंट क्रेडिट हुआ बाय सीजीएसटी पेएबल 1872, बाय एसजीएसटी पेएबल 1872, यहां से आ गया, यहां से खत्म हो गया। और बताओ सर, और हमने ए को पैसा दे दिया जो उसका लोन था, तो एंट्री की थी एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक 5000, ए का लोन 5000, और सर हमने पार्टनर्स को दे दिया बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। सर ए को दिया 14890 और बी को दिया 19890। सर ये बराबर होना चाहिए, जितना पैसा हमारे पास था 3500 पहले था, उसमें से रियलाइजेशन 49600 है, और टैक्सेस का इतना जमा किया, टैक्सेस का जो जमा कर दिया वो हमने गवर्नमेंट में पे कर दिया वापस, तो ये खत्म हो गया। इसमें से हमने इतना खर्चा कर दिया, बाकी जो बचा उसमें से लोन 5000 दिया, बाकी जो बचा वो इसको और इसको दिया जितना इनका बैलेंस था, तो अब हमारे पास ना कुछ बचेगा नहीं। अब टोटल करेंगे 3500 प्लस 49600 प्लस 1872 प्लस 1872, ये टोटल हुआ 56844, 56844, तो मेरा ये भी 56844 होना चाहिए, तभी मेरा आंसर ठीक हो जाएगा। 13320 प्लस 1872 प्लस 1872 प्लस 5000 प्लस 14890 प्लस 19890 या 56844, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो डिसोल्यूशन में क्या करना है सर, हम सबसे पहले रियलाइजिंग अकाउंट बनाएंगे, सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज बोले तो थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज, सारे एसेट्स बोले तो सारे एसेट एक्सेप्ट कैश, उनको ट्रांसफर करेंगे रियलाइज अकाउंट में, फिर उनको बेच देंगे, एसेट से पैसा आएगा, लाइबिलिटीज को पे करेंगे, हिसाब निकलेगा फायदा नुकसान वो पार्टनर के अकाउंट में करके, फिर पार्टनर के अकाउंट में जो उनका बैलेंस होगा वो, रिजर्व्स होंगे तो वो, एक्यूमुलेटेड लॉस होंगे वो, रियलाइजेशन लॉस होगा वो, रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा वो, सारा ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में करेंगे, फिर वहां पे निकलेगा उनको कितना पैसा देना है, उनको कितना पैसा देना है, यहाँ पे कैश अकाउंट बनाएंगे, वहां पे उतना ही पैसा होगा वो उनको दिया जाएगा, और इस तरीके से हमारा सारा डिसोल्यूशन में सारी बुक्स क्लोज हो जाएगी। ठीक है, यह आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 10 थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बोला था जर्नल एंट्रीज भी करना, तो जर्नल एंट्रीज तुमको खुद आएगा करना इस बेस पे। ठीक है, अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला है कि सारी इलस्ट्रेशन में कराऊंगा, तो इलस्ट्रेशन 11 में पढ़ लूंगा, अगर मुझे कुछ दिक्कत लगेगा तो वो मैं तुम लोगों से डिस्कस करूंगा, बाकी तुम ये कर देना, क्योंकि अगर हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे तो हम 2 क्वेश्चन हार्डली कर पाएंगे, जो पर्पस सर्व नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 34 मिनट्स हमें पहले क्वेश्चन में ही लग गए।
इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो पॉइंट्स होंगे अब उनको मैं डिस्कस करूंगा, कोई मुझे लगेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो मैं सारा कराऊंगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 रियलाइजेशन ओब्लिक पार्टनर गेट्स कमीशन और रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। XYZ were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. The following was the balance sheet. इनके पास कैश था, करंट एसेट थे, फिक्स्ड एसेट थे, क्रेडिटर्स थे, कैपिटल थी। इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, हमने डिसाइड किया फर्म को डिसॉल्व करेंगे, मतलब सारे एसेट्स को बेच डालेंगे, लायबिलिटीज को पे करेंगे, जो पैसा बचा वो पार्टनर्स दे जाएंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ठीक है। जर वाज अपॉइंटेड इन चार्ज ऑफ रियलाइजेशन, तो हमने बोला यहाँ पे जर जो है वो इंचार्ज होगा रियलाइजेशन का। He was to receive 5% commission on amount realized from assets excluding bank. He was to bear all expenses on realization. तो हमने जर को बोला भाई तू एक काम कर दे, तू एक काम कर दे, तू एक काम कर दे भाई, तू रियलाइज कर दे सारे एसेट्स, जितना भी तू पैसा रियलाइज करेगा हम तुझे 5% कमीशन देंगे। क्या देंगे? हम तुझे 5% कमीशन देंगे, बाकी जो खर्चा हो जाएगा वो तू खुद से अपने जेब से कर ले, बट हम तुझे 5% देंगे। तो हमने इसको कमीशन इसलिए फिक्स कर दी, जितना ये ज्यादा कमा के देगा उतना इसको ज्यादा कमीशन मिलेगा और हमें भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। द फिक्स्ड एसेट रियलाइज्ड 4 लाख, करंट एसेट रियलाइज्ड 1 लाख, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 10,000, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड क्लोज द बुक्स। तो मैं लेजर अकाउंट्स बनाने, तो लेजर अकाउंट्स 3 बनेगा। क्या बनेगा सर? रियलाइज अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और बैंक अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कैश एंड बैंक 1 लाख है, मेरे पास फिर क्या थे? करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट मेरे 1.5 लाख के थे और फिक्स्ड एसेट 3.5 लाख के थे। तो उसने बेचा, उसको कितना पैसा आया सर? फिक्स्ड एसेट का 4 लाख आया, करंट एसेट का 1 लाख आया, टोटल कितना आया? 5 लाख। 5 लाख आ गया तो एंट्री क्या हो जाएगी? पहले हम क्या करेंगे? करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट को रियलाइज अकाउंट में ले जाएंगे और लायबिलिटी जो क्रेडिटर्स है उनको भी रियलाइज अकाउंट में ले जाएंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे? तुमने 5 लाख लाए तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आएगा? पैसा आएगा। तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइज अकाउंट कितना आएगा? 5 लाख। तो वो 5 लाख का एंट्री हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इसकी कमीशन होगी। इसकी कमीशन क्या हमने बोली? 5%। तो 5 लाख का 5% कितना हुआ? 5 लाख का 5% कितना हुआ सर? वो हो गया 25,000। तो हम इसको बोलेंगे हम तुझे 25,000 कमीशन देंगे। तुझे खर्चा कितना आया हमें वो मैटर नहीं करता, इसको खर्चा आया 10,000। द रियलाइजेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? हमने जो बोला था रियलाइज एक्सपेंस का ट्रीटमेंट, रियलाइज एक्सपेंस इसको कितने हो जाएंगे वो हमारे लिए इररिलेवेंट है। इसको 10,000 हो रही है तो 10,000 हमारे लिए इररिलेवेंट है। हमारे लिए रिलेवेंट क्या है कि हमने इसको कितना कमिटमेंट किया। हमने उसको बोला तू जितना भी एसेट्स को बेचेगा, जितना वहां से पैसा आएगा उसका 5% तुझे मिलेगा। तो उसका 5% कितना हुआ? 5 लाख का 5% कितना हुआ? 25,000। तो 25,000 या तो हम इसको कैश देंगे या इसकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, या हम एज्यूम करेंगे क्योंकि लास्ट में हिसाब करना है तो 25,000 उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करना है और इस तरीके से तुम्हारा रियलाइज अकाउंट बनेगा। तो तुम क्या करोगे? देखो क्वेश्चन को, फिक्स्ड एसेट में इतना, वो सारा खत्म करके जर की कैपिटल में तुम ट्रांसफर करोगे 25,000, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जर कैपिटल अकाउंट 25,000। अगर तुम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करते तो एंट्री क्या होती? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000। हमने तो एक्सपेंस किया नहीं, तो हमने इसको बोला तुझे कमीशन देंगे, तो इसको पार्टनर को कमीशन है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इस तरीके से फिर लास्ट में हमारा लॉस हुआ वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसमें ख्याल रखना है जर को क्या मिल रही है? कमीशन मिल रही है। उसके बाद बैंक अकाउंट हो जाएगा, जो पैसा बच रहा है वो पार्टनर ले जाएंगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 11 बहुत सिंपल था, ठीक है, कुछ था नहीं है इलस्ट्रेशन 11 में, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूं, फिर हम इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखेंगे। उसमें भी एक अच्छा कंसेप्ट है जेएलपी का, जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने वो थोड़ा बोल दिया था मैंने जेएलपी का कंसेप्ट, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोटा मोटे हमारे सारे कंसेप्ट हो गए। अब हम इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं और कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजन होगा तो वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूं, 2 मिनट दे दो मुझे। और कैसी चल रही है पढ़ाई? बाकी बुक्स पढ़ रहे हो? उसको तुम गूगल से भी पढ़ सकते हो। तुम्हारी दूसरी जो बुक है एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्टडीज, अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो गूगल पे भी देख सकते हो मीनिंग उस टॉपिक का क्या है। अगर बुक से कभी समझ नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को गूगल में डाल दो, तो वहां से तुम्हें मतलब निकलेगा कि क्या होता है ये चीज, ठीक है। आजा इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे देखते हैं, कुछ खास पॉइंट है इसमें। A, B and C are sharing profits in the ratio of 3:2:1. They agreed upon dissolution of their partnership on 31 दिसंबर 2018, on which date their balance was as under। उनकी बैलेंस ये थी, ठीक है। तो सारी उनकी बैलेंस है, उसमें देखो
मैं पढ़ लेता हूं क्या क्या है। एक तो कैपिटल अकाउंट है ए और बी के, और एसेट साइड से मशीनरी है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, जेएलपी है। तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा अभी थोड़ा सा चीज जो मेरे लिए रिलेवेंट आ रही है, मेरा एसेट साइड से जेएलपी है 14,000 के, ठीक है। बाकी लोगों बाकी चीजें तुम्हें पता है उनका क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो उसको मैं छोड़ रहा हूं लिखना, ठीक है। फिर क्या है, एसेट साइड से डेटर है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, सी का करंट अकाउंट है। जैसे पार्टनर का करंट अकाउंट है तो इसको क्या करोगे, इसको रियलाइज अकाउंट में नहीं, इसको हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस होगा करंट अकाउंट का डेबिट, तो उसको वहां पे खत्म करना है, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। और कैश एट बैंक है तो वो बैंक अकाउंट में जाएगा। ये अडॉप्टेड फ्रॉम जेके बैंक, मतलब ये जेके बोर्ड, सॉरी, तो मतलब ये जेके बोर्ड में आया है कभी। और मिसेस एज लोन, मिसेस ए है, अब मिसेस ए है, यहां पे देखो इंपॉर्टेंट है, ए की बीवी है तो दिस इज थर्ड पार्टी। पार्टनर का लोन, देखो पार्टनर का कैपिटल वो पार्टनर के कैपिटल में जाएगा। पार्टनर का लोन मैंने बोला था हम इसको रियलाइज अकाउंट में नहीं लेंगे क्योंकि ये इंटरनल है, ठीक है, तो इसको हम अलग से सेटल करेंगे, बिफोर पार्टनर्स कैपिटल इसको सेटल करेंगे, बट अलग से करेंगे। बट पार्टनर की बीवी अगर होगी, उसका कोई लोन होगा, दैट इज एट पार एट क्रेडिटर्स, तो उसको हम रियलाइज अकाउंट में लेंगे, दैट इज थर्ड पार्टी का लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स है, उसके बाद लाइफ पॉलिसी फंड है 14,000। मैंने लाइफ पॉलिसी कितना बोला था, मैंने जेएलपी बोला था 14,000, इसके अराउंड पे मेरे पास जेएलपी फंड है 14,000, जेएलपी फंड है मेरा 14,000। और उसके बाद मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 6,000। तो ये तीन चीजें हैं जो बाकी क्वेश्चन से अभी तक हमें नहीं आ गई। अब हम देखेंगे इनका क्या ट्रीटमेंट करेंगे बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, द लाइफ पॉलिसी इज सरेंडर्ड फॉर 12,000। तो जो मैं लिख रहा हूं यहां पे वो मैं लिखूंगा, ये बैलेंस शीट इतनी ही थी हमारी, बाकी जो है वो है ही। उसके बाद बोल रहा है लाइफ पॉलिसी जो है उसको सरेंडर किया है फॉर 12,000, लाइफ पॉलिसी को सरेंडर किया है 12,000। बोल रहा है इन्वेस्टमेंट्स है इन्वेस्टमेंट्स, हाँ सर इन्वेस्टमेंट्स है 20,830 की, तो इसको भी मैं यहां लिख लेता हूं। मैं सिर्फ रिलेवेंट एक्सपर्ट्स लेता हूं जो बैलेंस शीट के मुझे काम आएंगे। मेरी इन्वेस्टमेंट है 20,830 की, ठीक है। तो परसों मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोला था कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको मैं 6,000 को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ट्रांसफर कर रहा हूं, क्रेडिट बैलेंस है इसका, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब पढ़ो, लाइफ पॉलिसी को पहले सरेंडर किया 12,000, मतलब हमारे पास 12,000 कैश आया होगा। द इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय ए फॉर 17,500, मतलब जो इन्वेस्टमेंट थी 20,830 की, ये ए ने ले ली 17,500 में। एट एग्रीज टू डिस्चार्ज वाइफ लोन, ए ने बोला कि मैं अपनी बीवी का लोन खुद पे करूंगा, मतलब जो ए की बीवी का लोन था वो ए बोल रहा है मैं खुद पे करूंगा। अब क्या हुआ, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, एक कंसेप्ट आया यहां पे, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर बोल रहा है कि मैं लाइबिलिटी खुद ले रहा हूं, ठीक है। अब देखेंगे इसका भी क्या होगा। बी टेक्स ओवर ऑल स्टॉक्स एट 7,000, बी ने सारे स्टॉक ले लिए 7,000 के, एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू 5,000, और डेटर भी लिए उसे 5,000 के एट 4,000, मतलब डेटर को बोला कि मैं सिर्फ 4,000 रुपया आपको मानूंगा कि 4,000 में ले रहा हूं। मशीनरी इज सोल्ड फॉर 55,000, मशीनरी हमने बेच दी 55,000 है। द रिमेनिंग डेटर्स, क्योंकि डेटर तो टोटल 9,300 के थे, उसमें से 5,000 के डेटर उसने लिए, बाकी जो बचे हमारे 4,000 कुछ 3700 के जो डेटर, 4,300 के जो डेटर बचे वो हमने रियलाइज कर दिए 50% ऑफ द बुक वैल्यू, मतलब डिवाइड बाई 2, और एक्सपेंसेस हो गए 600। इट इज फाउंड दैट एन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज वर्थ 3,000, एक इन्वेस्टमेंट जो बुक्स में हमने नहीं रखी थी अभी तक उसकी वैल्यू 3,000 है, वो डेटर वो क्या की, दैट इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर्स एट इट्स वैल्यू, तो वो एक क्रेडिटर ने 3,000 रुपए पे ले लिया, ठीक है। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इंक्लूडिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द क्वार्टर्स ऑन द कंप्लीशन। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है तुम फाइनल अकाउंट बना लो, तो ये मैं क्वेश्चन पूरा दिखाऊंगा। तो इसमें भी हमें 3 अकाउंट बनाना है, रियलाइज अकाउंट बनाना है,
इसमें बैंक अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। तो इसमें जो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आ गई, नई चीज आ गई, पहले मैं तुम लोगों को उसके बारे में बताता हूं कि उनका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे बाकी उनको क्या करेंगे हम, ठीक है। बहुत आसान है, पहले हम उन चीजों का ट्रीटमेंट सीखेंगे, फिर हम ये पूरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो इन्वेस्टमेंट 20,830 किया, तो इस इन्वेस्टमेंट को क्या करोगे सर, आसान है, हम रियलाइज अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट करेंगे 20,830, ठीक। तो ये खत्म हो जाएगा 20,830। और सारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इसको भी हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइज अकाउंट में। हमने बोला था इसको एट पार विद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करते हैं, तो इसको भी हम वहां पे खत्म करेंगे, इसका कुछ पैसा आएगा नहीं तो खत्म हो जाएगा। और जहां पे हमें इन्वेस्टमेंट को बाय बेचते तो 17,500 आता, वहां से एक से 17,500 करेंगे, तो हम बाई कैश नहीं करेंगे, बाई एज कैपिटल करेंगे, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ए ने अपनी बीवी का लोन ले लिया, तो मेरे पास क्या था, यहाँ पे ए विज वाई विज लोन था, तो उसको मैं कहाँ लेता, रियलाइज अकाउंट में बाई एज वाई विज लोन लेता, फिर मैं क्या करता उसको टू कैश, रियलाइज अकाउंट में कैश, जब मैं वाइफ का लोन पे कर लेता। बट अब नहीं होगा, अब बोल रहा है सी ए मैं खुद दूंगा उसको, तो हम क्या करेंगे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइज अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, वो इतना, तो लायबिलिटी अकाउंट में पार्टनर भी कोई इश्यू नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आ गया जेएलपी वाला कंसेप्ट, याद करो वो लेक्चर जिसमें हमने जेएलपी के बारे में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा था और तुम रेगुलर स्टूडेंट हो, इट मींस तुमने वो लेक्चर नहीं देखी है, तो अब सारी लेक्चर्स देखो 1 to 13 और उसमें देखो जेएलपी वाला लेक्चर कौन सा है, ठीक है। अगर एनीवेज अगर तुम लोग सारी लेक्चर नहीं देख पाओगे तो मुझे मैसेज कर देना, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है वो जेएलपी वाला कंसेप्ट किस में था, तो मैं बताऊंगा, वहां पे थोड़ा देख लेना जेएलपी वाला, ठीक है। लास्ट लगभग मुझे लगता है रिटायरमेंट और डेथ वाला जो चैप्टर था, डेथ वाले लेक्चर में वो था जब वो जेएलपी वाला पॉइंट था उसमें, ठीक है। तो डेथ वाला लेक्चर देख लेना, तब मैंने जेएलपी के बारे में थोड़ा बोल दिया था, तो अब मैं थोड़ा और बताता हूँ उसके बारे में। जेएलपी आ रहा है मेरा 14,400, जेएलपी एज एन एसेट आ रहा है मेरा 14,000। पहले जेएलपी के बारे में बोलेंगे। पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स एक पॉलिसी लेते हैं ज्वाइंटली, क्या लेते हैं, ज्वाइंटली लेते हैं पॉलिसी, ठीक है। फर्म के नाम पे फॉर ऑल द पार्टनर्स एक कॉमन पॉलिसी लेते हैं, जिसका क्या होता है, एक सम एश्योर्ड होता है। वो पॉलिसी सपोज वो 1 लाख की लेंगे, क्या लेंगे, 1 लाख की लेंगे पॉलिसी, और उसका वैल्यू है 1 लाख। 1 लाख इज द सम एश्योर्ड, क्या है, सम एश्योर्ड, कि जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, जो मैच्योर होती है एट एंड ऑफ द पीरियड, या अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी उनको बोलेगी तो हमें 1 लाख रुपए देंगे, और उसके लिए पार्टनर्स को क्या करना है, इनको 7,000 का प्रीमियम देना है पर मंथ, क्या देना है, या पर एनम इनको प्रीमियम देना है 7,000, इसको प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रीमियम का फिर हम डिफरेंट ट्रीटमेंट रहता है। और क्या रहता है पॉलिसी का एक सरेंडर वैल्यू रहता है, क्या रहता है, सपोज 10 साल की पॉलिसी है, तो हर साल का कुछ सरेंडर वैल्यू होता है कि अगर तुमने प्रीमियम दे दिया है तो इस साल सरेंडर वैल्यू इतना होगा, इस साल इतना होगा, इस साल इतना होगा, इस साल इतना होगा, और लास्ट में जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो तुम्हें 1 लाख मिलेगा। सरेंडर वैल्यू मींस अगर तुम कभी बोलते हो कि 10 साल की पॉलिसी है, तुम 2 साल बाद बोलते हो इंश्योरेंस कंपनी को कि अब तुम्हारे में प्रीमियम भरने के लिए नहीं है, हम इस पॉलिसी को मैच्योर कराना चाहते हैं, हम इस पॉलिसी को खत्म करना चाहते हैं, हम इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ठीक है भाई, अगर तुम आज बोलते हो कि हमें अब हम और प्रीमियम नहीं देंगे, हमें इस पॉलिसी को क्लोज करना है, तो हम तुम्हें जो वैल्यू उस वक्त दे देंगे वो डेफिनेटली जितने तुमने प्रीमियम दिया होता है उससे कम होता है, उससे कम होता है, उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। क्या बोलते हैं, सरेंडर, द वैल्यू एट विच यू आर सरेंडरिंग इज नोन एज सरेंडरिंग वैल्यू, ठीक है। ये हमेशा उससे कम होता है, जितने भी तुमने आज तक प्रीमियम दिया होता है उससे कम होता है। रीजन देखो, जब एक इंश्योरेंस पॉलिसी का थोड़ा बिजनेस मॉडल भी तुम लोग समझो, क्योंकि अब तुम्हें बहुत आगे जाना है, तुम्हें सीए बनना है, तो तुम्हें हर चीज के बारे में सिर्फ इतना ही नहीं पता होता कि सरेंडर वैल्यू कम होता है, ठीक है भाई कम होता है, तुम्हें लॉजिक्स पे भी जाना चाहिए, ठीक है, लॉजिक्स पे भी जाना चाहिए। क्या लॉजिक है इसका, इंश्योरेंस कंपनी जब आपको कोई पॉलिसी बेचती है, इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्या लेती है, प्रीमियम लेती है 7,000 का। सपोज 10 साल का आपका प्रीमियम लेगी 7,000, कितना होगा 70,000, और वो बोल रही है कि मैच्योरिटी पे हम आपको 1 लाख देंगे, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो आपको तो समझ आया भाई, आपको 7,000 रुपये देना है, खुदा ना खासा 10 साल में कभी भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो आपको 1 लाख मिलेगा, नहीं तो क्या भी होगा, आप 70,000 दे रहे हो और लास्ट में आपको 1 लाख मिल रहा है, सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो आपको लग रहा है ठीक है भाई, सेफ्टी भी है हमारी और 1 लाख तो मिल जाएगा, अगर नहीं तो अपना पैसा भी तो लास्ट में वापस मिल ही रहा है, प्लस 30,000 मिल रहा है, वेरी गुड। अब इंश्योरेंस कंपनी इस 1 लाख का क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी आगे इसको इन्वेस्ट करती है, क्या करती है,
वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करती है कि तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ रहता है और तुम्हें सेफ्टी भी मिलती है। वो आगे इस 7-7 हज़ार को इन्वेस्ट करती है। क्या करती है? इन्वेस्ट करती है, उससे उसको इनकम मिलती है और वहां से फिर वो अपने अगर और दूसरा उनको रहता है कि हर किसी की डेथ थोड़ी हो जाएगी, तो इस तरह से वो अपना कैलकुलेशन करता है, बायर अपना कैलकुलेशन करता है, दोनों का विन विन सिचुएशन रहता है। ठीक है, बट तुम 2 साल, अब तुमने बोला, उसने तुम्हें एक पॉलिसी बेची, अब उसको पता है कि एटलीस्ट ये पॉलिसी तो मुझे क्या देनी है, 10 साल बाद देनी है, नहीं तो पार्टनर की डेथ होगी तो भी अपनी एक्चुअल वैल्यूएशन कर लेते हैं। उनको भी लगता है कि ऑन एन एवरेज जो पॉलिसीज हमें होती है उसमें से 70% तो हमें पहले देनी नहीं पड़ती है, वो मैच्योरिटी पर ही देनी पड़ती है, वो उनका अपना वैल्यूएशन होता है उस हिसाब से। तो ऑन एन एवरेज जो एवरेज अगर देखेंगे मैच्योरिटी कितने लोगों की डेथ होती है तो बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 30% चांसेस है कि हमें विद इन 10 ईयर्स ही देना पड़े ये चीज़। तो इस हिसाब से उनको उम्मीद होती है कि हमें ठीक है यार 4-5-6 साल तो हमें प्रीमियम आते रहेंगे एटलीस्ट ऑन एन एवरेज। तो उस हिसाब से वो अपना कैलकुलेशन करते हैं कि हम यहाँ पे फंड्स लगाएंगे, यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, ये सारा आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से चल के वो सब कुछ पॉलिसी को बनाते हैं। अब तुम 2 साल बाद बोलते हो उसका मैं प्रीमियम नहीं दूंगा, अब उसका तो अपना कैश फ्लो पूरा हिल गया। उसने बोला था कि मेरा कैश इस तरीके से आएगा फिर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, अब तुमने बोला कि नहीं भाई मैं तो अब नहीं करूंगा, तो उसका तो पूरा हिल जाएगा वो। तो उसको डिस्करेज करने के लिए वो क्या बोलते हैं, कभी भी जब तुम बोलोगे कि हम पॉलिसी अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो जितने भी आपने आज तक प्रीमियम दिए होंगे उससे कम वैल्यू देंगे। या तो वेट करो एप टू मैच्योरिटी तो तुम्हें पूरा मिलेगा, या तो तुम्हारे खुदा न खासा किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तुम्हें पूरा मिलेगा। नहीं तो अगर तुमने कभी भी बोला, लास्ट ईयर से 1 साल पहले भी बोला कि हम पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो जितना भी आज तक तुमने प्रीमियम दिया होगा हम उससे तुम्हें कम पैसा दे देंगे, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, आप देखो मैं यहां पे बोलता हूं JLP 14,000 की है। इट मीन्स कि इन्होंने आज से जो प्रीमियम है ना वो 14,000 दिया है। अब कैसे आ गया वो मैं दिखाता हूं तुम्हें। और जब तुमने डेथ वाला क्वेश्चन किया था वहां पे तो ये JLP बुक्स में था ही नहीं, तो वो क्यों नहीं था वो भी मैं तुम्हें बताता हूं। बट यहां पे समझ लो, तुम इतना समझ लो अभी कि प्रीमियम जो इन्होंने दिया था वो 14,000 था। प्रीमियम जो दिया था उन्होंने वो 14,000 था। बट आज क्योंकि अब ये सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि मैच्योरिटी तो हुई नहीं और इन्होंने क्या बोला कि हम बिजनेस बंद करेंगे, किसी की डेथ हुई नहीं, अब क्या बोलेंगे JLP जो हमने ली है उसको सरेंडर करेंगे। उसको सरेंडर करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें क्या करेगी, 12,000 रुपए दे देगी। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो बोलूंगा वो मैं 2 मिनट में बोलूंगा, पहले वही खत्म करूंगा। तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे पास JLP एसेट है 14,000, JLP एसेट है 14,000, तो एसेट को क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो रियलाइज अकाउंट में। तो एंट्री करोगे रियलाइज अकाउंट JLP 14,000, तो 14,000 खत्म हो जाएगा। JLP का तुमने फंड एक बनाया 14,000, अब इस फंड की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको भी क्या करोगे, रियलाइज अकाउंट में क्रेडिट लोगे, तो वहां पर ट्रांसफर करोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय JLP फंड, तो इस फंड को भी तुम खत्म करोगे, ठीक है। ये यहाँ पे डेबिट था और यहाँ पे क्रेडिट था, इसको रियलाइज अकाउंट में ले जाओगे तो वो क्रेडिट साइड से आ जाएगा। और ये तुमने मतलब इट वाज जस्ट प्रोविजन जो तुमने कर दिया था। मैं बताता हूँ इसका डिटेल में ये कहां से आएगा, बट समझ लो अभी JLP तुम्हारा एसेट था, इसको रियलाइज अकाउंट में ले जाओगे, ये तुमने इसका प्रोविजन किया था, इसको भी तुम JLP रियलाइज अकाउंट में वो खत्म हो जाएगा। बाद में तुम्हें कैश मिलेगा 12,000, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइज अकाउंट 12,000, तुम्हें सारा फायदा या नुकसान निकल जाएगा। बट इसको पहले समझेंगे क्या हो गया, ठीक है, ये कैसे 14,000 आया था, ये JLP का 14,000 क्या हो गया था, ठीक है, ये समझेंगे। बाकी मैं तुम्हें बोलूंगा हम क्या करेंगे। अब देखो होता क्या है, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इन्होंने पहले साल 7,000 दिया था प्रीमियम और दूसरे साल 7,000 प्रीमियम दिया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया, तो यहां पे 14,000 था, ठीक है। अब जब तुम ये JLP का 7,000 देते हो, तुम्हारे पास 2 तरीके होते हैं, ठीक है। या तो तुम क्या करते हो, पहला एंट्री होता है तुम्हारा, तुम एंट्री करते हो JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000, टू कैश 7,000। फिर ये प्रीमियम तुम एज ए खर्चा मानते हो उस साल का, तो इसको लेते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर एंट्री करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम 7 और 7। इसके बाद अगर तुम बैलेंस शीट बनाओगे उस साल, क्या JLP कुछ आएगा, नहीं सर JLP क्योंकि हमने 7,000 को खर्चा माना और उस खर्चे को P&L में ले लिया, तो JLP खत्म, तो P&L से ये 7,000 गया। इसी तरीके से दूसरे साल भी ये हो जाएगा, तो टोटल आज तक हमने प्रीमियम दिए हैं 7,000 14,000, वो खत्म होगा। उसके बाद क्या होगा, जब एंड ऑफ द पीरियड हो जाएगा, एंड ऑफ द पीरियड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा पूरा 1 लाख रुपया। तो आपने 7,000 को हमेशा क्या खर्चा माना, लास्ट में तुम्हें मिलेगा 1 लाख रुपया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया जो तुम्हें मिलेगा, इसको तुम ट्रांसफर करते हो पार्टनर्स में, टू A टू B
टू सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस रेशो में, क्योंकि अभी तक क्या हुआ था, वो जो तुमने खर्चा माना था वो इनसे प्रॉफिट से कम किया होता है, पीएनएल से कम किया होता है, ठीक है, इन देयर पीएसआर। और लास्ट में क्या होता है, जब पैसा आ जाएगा वो इनके पीएसआर में तुम ट्रांसफर करते हो। इस तरह से हिसाब बराबर होता है। ये एक तरीका करने का। दूसरा तरीका क्या है, तुम बोलते हो ये तो हमारा खर्चा है ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम का खर्चा कभी खर्चा नहीं है, क्योंकि ये बाद में हमें वापस मिलेगा ही, तो आप इसको खर्चा नहीं मानते हो, बल्कि आप बोलते हो ये तो हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इट इज जस्ट लाइक हमारा एक इन्वेस्टमेंट है। हम प्रीमियम को खर्चा नहीं मानते। पहले केस में हम प्रीमियम को खर्चा मानते थे, दूसरे केस में हम प्रीमियम को खर्चा नहीं मानते, हम प्रीमियम को एज एन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो हम तीसरा चीज, फिर उस वक्त हम क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000। अब जेएलपी अकाउंट 7,000 है, ट्रायल बैलेंस में अब क्या आएगा, 7,000 का डेबिट आएगा। फिर तुम इसको रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं मान के पीएनएल में नहीं लेते हो, बल्कि तुम इसको एक रियल अकाउंट मान के, एक एसेट मान के तुम कहां लेते हो, इसको बैलेंस शीट में लेते हो। तो फिर तुम्हारे बैलेंस शीट में दिखाता है जेएलपी 7,000। इसी तरीके से जब दूसरा साल होगा, अगेन तुम दूसरे साल को करोगे प्लस ईयर 2 में सेम एंट्री हो जाएगी, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब यहां पे तुम प्रीमियम को खर्चा नहीं मार रहे हो, उसका एसेट मार रहे हो, तो जेएलपी आएगा 14,000। ये ऐसे हो गया। इसी तरीके से तुम 10 साल करोगे, सपोज मैं बोलता हूं 10 साल हो जाएगा, तो 10 साल बाद में, 10 साल बाद क्या पोजीशन हो जाएगी, सर जेएलपी 70,000 हो जाएगा, ठीक है, जेएलपी 70,000 होगा। तुमने इसको कोई खर्चा नहीं माना है, इसको कोई खर्चा नहीं माना है। उसके बाद क्या होगा, जब ये जेएलपी मैच्योर हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी से तुम्हें 1 लाख मिलेगा, तो तुम एंट्री करोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट एट दैट Y10, जब पॉलिसी में तुम इंश्योरेंस कंपनी को करोगे डेबिट 1 लाख टू जेएलपी 70,000, और वहां से 30,000 का फायदा हो जाएगा आपका, फाइन, 30,000 का आपका फायदा हो जाएगा, तो वो आप ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स को इन देयर प्रॉफिट शेयर, क्योंकि इतना फायदा हुआ टू बी टू सी, ठीक है, जितना भी वो आएगा इन देयर पीएसआर। उसके बाद क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें 1 लाख देगी, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख 1 लाख। ये दूसरा तरीका हो गया। यहां पे हम क्या करते हैं, जेएलपी को एसेट मानते हैं, तो हर साल एंट्री करते हैं जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरीके से 70,000 होगा। और जब मैच्योरिटी हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी हमें 1 लाख देगी, तो 30,000 का फायदा हो जाएगा हमें, तो वो हम पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, पार्टनर्स में सिर्फ 30,000 ट्रांसफर करेंगे। कैश 1 लाख है, क्योंकि 1 लाख में मेरा 70,000 का एसेट गया और फायदा मेरा 30,000 का हो गया। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है, अब पहले तरीके में क्या था, पहले तरीके में हम प्रीमियम को एज एन एक्सपेंस मानते थे, और उसको पीएनएल में लेते थे, और बैलेंस शीट में कुछ नहीं आता था, और सारा कुछ पीएनएल में जाता था। दूसरे मेथड में क्या था, प्रीमियम को हम खर्चा नहीं मानते थे, तो पीएनएल में कुछ नहीं जानता था, पीएनएल में कुछ डेबिट नहीं होता था, सारा एज एन एसेट माना जाता था, सारा जब एज एसेट होता था तो पीएनएल में कुछ नहीं जाता था। जब मैच्योरिटी होती थी तो इस एसेट को रियलाइज करते थे, इसमें 1 लाख मिल गया तो 30,000 का फायदा हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है, हम ये एंट्री तो करते हैं जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000, तो इससे तो एसेट क्रिएट होता है। साइमल्टेनियसली हम एक और एंट्री करते हैं, हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस है ना, हम ट्रांसफर करेंगे 7,000 टू जेएलपी फंड। हम अभी पार्टनर्स को क्या करेंगे, अभी ये पार्टनर्स को इतना क्रेडिट, पार्टनर्स जो ये प्रीमियम का खर्चा हम कर रहे हैं, हम इसको खर्चा नहीं मार रहे हैं, बट हम इसको ट्रांसफर करेंगे जेएलपी फंड में। क्या करेंगे, लॉजिकली देखोगे उतना फर्क पड़ता नहीं, बट ये बोलते हैं अभी हम इसका फायदा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी फंड 7,000। इस तरीके से ये होता जा रहा है। अब ये हमारा जो केस है, हमारे केस में यही चीज है। तो हमारे केस में क्या हुआ है, 2 साल का प्रीमियम इसने दिया है, तो 2 साल के प्रीमियम जो इसने पे कर दिए है, तो इसने 2 एंट्रीज कर दी है। पहले साल एक एंट्री की है जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000, और एक एंट्री की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी फंड। जो पहला मेथड था, पहले मेथड में सिर्फ ये एंट्री होती थी, मतलब जेएलपी फंड नहीं होता था, ये जेएलपी होता था, प्रीमियम होता था, इसको प्रीमियम होता था और प्रीमियम को खत्म कर देते, तो ये खत्म होता था पहले में, और नेट में पीएनएल कम होता था और कैश कम होता था। सेकंड में सिर्फ ये चीज होता था, जेएलपी टू कैश, प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं जाता था। थर्ड में क्या हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है।
फर्क क्या है, हम खर्चा नहीं मार रहे, हम अलग से एक जेएलपी फंड वजूद में लाते हैं, उसको कट नहीं करते हैं। तो जेएलपी फंड आया 14,000 का और जेएलपी पॉलिसी आ गई 14,000 की। और ये जेएलपी पॉलिसी जब हमने बेच दी तो इसका हमें मतलब हमने 2 प्रीमियम दिए थे 14,000 के, उसमें हमारा लॉस कितना हुआ, हमने 2,000 का। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, इसको जब मैं रियलाइज अकाउंट में ले जाऊंगा, जब मैं रियलाइज अकाउंट में ले जाऊंगा तो यहां पे मैंने 14,000 का क्रेडिट लिया, तो 14,000 का मैंने क्रेडिट लिया, मतलब ये प्रॉफिट्स अभी मैंने पार्टनर्स को नहीं दिया था, तो जब मैं क्रेडिट साइड में डालूंगा तो इमेजिन क्रेडिट साइड अगर ज्यादा होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट किनको हो जाएगा, सर ये यहाँ पे पार्टनर्स को हो जाएगा 7-7 हजार में, आपको 2 ही पार्टनर है सर, ये उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पीएसआर में, अगर यहाँ पे जब मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये उन्हीं को ट्रांसफर करना था तो मैंने कर दिया। ये जेएलपी एसेट था, मेरा खर्चा नहीं हुआ था, तो इसको इधर ले जाऊंगा 14,000 और इसके बदले में मुझे 12,000 आ गए। तो वो जो पहले 14,000 था जो मैंने इनके पार्टनर्स के कैपिटल में नहीं ट्रांसफर किया था पीएसआर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस लेस किया था, वो यहां पे इनको आ जाएगा। और ये जो 14,000 नहीं किया था ये मैंने एसेट ले लिया, इसके बरक्स 12,000 आ गया, 14 माइनस 12 2,000 का लॉस हो जाएगा, वो पार्टनर्स में जाएगा और ये 14,000 का उनको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले काटा था अब जाकर उनको दे देंगे और ये 14,000 का 12,000 रुपए, ये तीनों तरीके हो गए जेएलपी के। ठीक है, अब क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में शायद आ चुका है, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं एडॉप्टेड फ्रॉम जेएनके बोर्ड, तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जेएलपी वाला कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। बट सिंस आज मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दिया जेएलपी का, और इससे पहले ये क्वेश्चन पूरा करा दिया, ये भी करा रहा हूं, तो मैं आज आपको होमवर्क ज्यादा दूंगा, और जो बच्चे मुझे वो होमवर्क नहीं बेचेंगे तो उनसे मैं नाराज हो जाऊंगा। ठीक है, जब भी ये तुम लेक्चर देखोगे तो उसके बाद तुम्हें होमवर्क करना है और मुझे भेज देना है, और अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम कहीं ऑक्यूपाइड हो, तो मुझे मैसेज करोगे कि सर हम आज नहीं कर पा रहे, बट हम जल्दी करके तुम आपको दे देंगे। ठीक है, देखो बिजी तो मैं भी होता हूं, मुझे भी और काम है, बट मैं टाइम निकाल के आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आई एक्सपेक्ट यू ऑल्सो टू डू एट लीस्ट इफ नॉट एनीथिंग बट द होमवर्क विच आई एम गिविंग। ठीक है, शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इंक्लूडिंग द फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। वेरी गुड, रियलाइज अकाउंट में सर हम सारी आउटसाइडर्स की लायबिलिटी ले लेंगे। ठीक है, तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तभी मैं सारा खुद ही दिखाऊंगा। सर रियलाइज अकाउंट में ना हम सारे एसेट्स को ले जाएंगे, तो आ जाओ फिर बैलेंस शीट पे ले जाओ एसेट्स को। सर रियलाइज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, वेरी गुड, ले जाओ सारा ले जाओ, हमने सारे अकाउंट्स को खत्म करना है। तो मशीनरी अकाउंट में इतना बचा है तो उसको ट्रांसफर करो रियलाइज अकाउंट में, तो और उसको खत्म करो 40,500। और सर स्टॉक है हमारे पास, करो खत्म करो 7,550। और सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है ले लो, इन्वेस्टमेंट को भी खत्म करो। सर इन्वेस्टमेंट्स में हमारी 20,830। और क्या है बेटा, सर हमारे पास जेएलपी है, तो 2 लिख लेना। ठीक है, मैं इसको छोड़ रहा हूं, तुम लोग लिख देना। सर जेएलपी है 14,000। और क्या है एसेट साइड से, सर डेटर्स है हमारे, रियलाइज अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि डेटर में तुम क्रेडिट करोगे बाय रियलाइज, डेटर का डेबिट और रियलाइज अकाउंट का क्रेडिट, तो वो खत्म हो जाएगा। सर डेटर्स मेरे 9,300 है। ठीक है, इसके साथ मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो उसको मैं यहां ही लेता हूं, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेरा 600 है। और सर सी का करंट अकाउंट है, वो तो सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। और क्या है मेरा कैश एंड बैंक, तो वो बैंक अकाउंट में जाएगा। अब एसेट लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स है, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मिसेस एज लोन, तो मिसेस एज लोन आउटसाइडर है, बीइंग आउटसाइडर तो मैं एंट्री करूंगा मिसेस एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना वैल्यू है 10,000। और क्या है क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 18,500। जेएलपी का फंड तो उसको भी ट्रांसफर करोगे बाय लाइफ पॉलिसी फंड, कितना है सर 14,000। और क्या है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आईएफएफ 6,000 है। सर इस तरह से हमने बैलेंस शीट में सारी आइटम्स को जितने भी थी तो सारे लेजर अकाउंट्स को हमने क्लोज कर दिया, सिर्फ हमने छोड़ा है अभी तक सी का करंट अकाउंट, ए और बी का कैपिटल अकाउंट, सी का कोई कैपिटल नहीं है उसका डेबिट ही है,
और कैश एट बैंक, ये हमने छोड़ दिया, उनका अलग है। अब हिसाब देखो, द लाइफ पॉलिसी इज सरेंडर्ड फॉर 12,000, तो तुम्हारे पास कैश आएगा 12,000 बाई कैश। मैं इधर लिख रहा हूं जेएलपी से तुम्हें आ रहा है 12,000, और द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाई ए 17,500 की, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया तो एंट्री क्या हो गई, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियल अकाउंट बाय ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, हो सकता है मुझे कुछ और डालना पड़े उधर, बाय ए कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा क्या है, जो उसने इन्वेस्टमेंट्स ले ली है। ठीक है, कितने में ले ली उसने, 17,500 की, तो उतने में ए डेबिट करेंगे। और ए एग्रीज टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन, ए ने बोला कि मैं अपनी बीवी का लोन खुद पे करूंगा, 10,000 लोन था, तो अगर हम देते तो एंट्री क्या करते, रियल अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, बट हम नहीं दे रहे, ए दे रहा, तो हम ए को क्या डालेंगे, मनावत, तो ए के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री करेंगे रियल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट वाइव्स लोन, कितना 10,000, इतना ए की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और बी टेक्स ओवर ऑल द स्टॉक एट 7,000, तो बी 7,000 का स्टॉक लेगा तो क्या होगा, बी कैपिटल अकाउंट, जो उसने स्टॉक ले लिया, कितना उसने स्टॉक ले लिया 7,000 का, एंड डेटर्स एट 4,000, और डेटर्स भी इसने ले लिए 4,000, 7 और 4 कितना हुआ 11,000, तो ये 7,000 और ये 4,000, वो 5,000 के डेटर थे और इसने 4,000 के दिए। अब मशीनरी इज सोल्ड फॉर 55,000, तो बाय कैश मेरा मशीनरी जो है उसका मुझे 55,000 आएगा, और द डेटर्स रिमेनिंग डेटर रियलाइज 50%। अब रिमेनिंग डेटर कितने हैं, बी ने कितने लिए, सर बी ने 5,000 के डेटर लिए, मेरे टोटल डेटर कितने थे, सर हमारे डेटर 9300 थे, 93,000 में 5,000 उसने लिए, बचे कितने, सर 4,300। अगर 4,300 थे बाकी डेटर, उनसे कितना पैसा आया, उनसे सर 50% पैसा आया, 50% कितना आया 2150, तो तुम्हें कितना कैश आएगा 2150, तो डेटर से कितना आएगा तुम्हें 2150, तो तुम्हारा टोटल कैश कितना आएगा, तुम्हारा टोटल कैश जेएलपी से आएगा तुम्हारा 12,000, मशीनरी से आएगा 55,000, और डेटर से आएगा तुम्हारा 2150, तो टोटल कैश तुम्हारा 69,150 आएगा। और सर एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन और 600 टू कैश, क्या हो जाएगा तुम्हारा कैश, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600, और है कुछ बेटा, हाँ सर, इट इज फाउंड दैट एन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज वर्थ 3,000, हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट थी जिसका वैल्यू 3,000 था, बट हमने बुक्स में कहीं नहीं लिखा था, मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर की थी 20,830, ये तो ठीक है 20,830 जो ए ने ले ली 17,000 में, मगर इसके बगैर हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट थी 3,000 की, जिसको हम अनरिकॉर्डेड बोलते थे। अनरिकॉर्डेड थी तो कुछ नहीं है, जितना वहां से पैसा आएगा वो ले लेंगे, बट यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है, द सेम इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर्स एट इट्स वैल्यू, तो उसमें से क्या कर रहे हैं, वो क्रेडिटर ले रहा है जितने भी वैल्यू, तो वो 3,000 ले रहा है, और कुछ नहीं लिखा है, और कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या है, जो क्रेडिटर्स थे उनको पे कर दिया, अगर कुछ नहीं लिखा था मतलब उनके जितना वैल्यू था उसमें, क्रेडिटर कितने थे 18,500, 18,500 में से 3,000 उसने ले लिया, तो बचा कितना, बचा 15,500, तो टू कैश हुआ होगा 15,500, ये समझ आया 15,500, मेरे क्रेडिटर कितने थे, मेरे क्रेडिटर थे 18,500, उसमें से उसने 3,000 की ये ले लिया, कैश ले लिया, मतलब इन्वेस्टमेंट ले ली 3,000 की, तो वो माइनस करूंगा तो बाकियों को मैं पे करूंगा 15,500, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, हमारे सारे लेजर अकाउंट्स क्लोज हो गए, तो हमारे पास सी का करंट अकाउंट बच रहा है, कैश बच रहा है, और रियलाइज में आप फायदा देखेंगे या नुकसान देखेंगे, तो मैं देखूंगा सबसे ज्यादा साइड कौन सा है, तुम लोग टोटल करना है, मुझे अपेरेंटली सबसे ज्यादा साइड ये लग रहा है, और वहां पे मुझे लग रहा है फिर प्रॉफिट हो रहा है मेरा, तो प्रॉफिट मेरा आ रहा है 28,470, ठीक है तुम लोग कर देना, तो 28,470 है, तो मैं ये ट्रांसफर करूंगा टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ए बी सी इन देयर प्रॉफिट शेयर रेशो, जो इनका 3:2:1 है, तो इसको मिलेंगे 14,235 सॉरी, और उसको मिल रहा है 9490, और उसको मिल रहा है 4745,
इसके बाद तुम लोग क्या बनाओगे, इसके बाद तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्योंकि बहुत लंबा सेशन जा रहा है, मुझे इसके बाद एक दो क्वेश्चन और भी डिस्कस करने हैं, तो मैं यहाँ पे वो चीजें स्किप करूंगा। इसके बाद तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। एक तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा, तुम्हारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो ए और बी का क्रेडिट बैलेंस है, बी का कुछ नहीं है, तो सी का कुछ नहीं है, तो सी का करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट को तुम खत्म करना है। करंट अकाउंट का एक डेबिट बैलेंस है, उसको खत्म करोगे तो एंट्री क्या करोगे, उसमें क्रेडिट एंट्री करोगे, तो एंट्री करोगे सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट, सी इज करंट अकाउंट। तो सी का कैपिटल अकाउंट देखो आंसर पे, ए और बी का 40,000 और 20,000 और सी का वो। उसके बाद रियल एस्टेट अकाउंट से फायदा हो जाएगा, वो तीनों को मिलेगा, और ए को रियल एस्टेट अकाउंट से 10,000 का वो बीवी का खर्चा का देंगे 10,000, और जो रियल एस्टेट से इन्वेस्टमेंट ले रहा है उसको 17,500 और 11,000। तो नेट में ए का ज्यादा पैसा निकल रहा है बिजनेस में, बी का भी निकल रहा है, और सी के कम पड़ रहे हैं, तो सी पैसे लाएगा। अब इसके बाद कैश अकाउंट बनाओगे, कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस था और रियल एस्टेट से वो 3 आ गए, और सी मुझे 6755 देगा, और ए और बी अपना पैसा ले जाएंगे। इस तरीके से तुम्हारा क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ख्याल रखना, यहाँ पे दो पार्टनर का ज्यादा पैसा था, ए का कम था, सी का कम था, तो सी लाएगा और ए और बी ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक और कंसेप्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 13 में, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड मैंने बोला था कि हमारे पास अगर वर्कर होगा उसके लिए हम कंपनसेशन फंड क्रिएट करते हैं, तो उसको सिर्फ डिसोल्यूशन के बाद देखना कोई लायबिलिटी है, अगर कोई लायबिलिटी है वो पे करेंगे, बाकी तुम्हारा फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1 लाख है, और उस दिन क्या हो गया, उस दिन कोई लायबिलिटी नहीं है, तो इस पूरे को तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। तुम चाहो तो इसको क्या करोगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। दिस इज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर प्रॉफिट वर्कमैन कंपनसेशन फंड। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बोल दिया था, तो यहाँ पे भी वही बोल रहा हूँ। उस दिन देखोगे लायबिलिटी कुछ है, उस दिन लायबिलिटी कुछ नहीं है, तो ये अनएक्यूमुलेटेड, दिस इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हिच इज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उनके प्रॉफिट से ये कम किया था अभी तक कि कोई पता लायबिलिटी हो जाएगा। अब लायबिलिटी नहीं है तो इसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ले जाओगे। और उसके बाद वही सीजीएसटी वाला सेल है, वो तो मैंने बोल दिया। इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज है, क्रेडिटर्स एक्सेप्ट डेटर्स इन फुल सेटलमेंट। तुमने डेटर को ट्रांसफर करोगे इसमें रियल एस्टेट अकाउंट में, क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करोगे रियल एस्टेट अकाउंट में। लास्ट में क्रेडिटर्स का पैसा कितना था, 1,05,000, डेटर कितने थे 1,50,000, तो वो बोल रहे हैं कि हम क्रेडिटर्स को ले जाएंगे, डेटर को सारे को खुद ही ले जाएंगे, तो ठीक है, तो इसकी कोई एंट्री हो जाएगी नहीं। जब क्रेडिटर डेटर को ले जाएगा एंट्री क्या हो जाएगी, कुछ नहीं हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा डेटर भी खत्म हो गया, क्रेडिटर भी खत्म हो गया। अगर क्रेडिटर को पैसा देते तुम एंट्री करते रियल एस्टेट अकाउंट डेबिट टू कैश, और डेटर से पैसा आता तुम एंट्री होते कैश अकाउंट डेबिट टू रियल एस्टेट अकाउंट, बट यहाँ पे ना कैश आएगा ना कैश जाएगा, क्रेडिटर डेटर को ले जाएंगे, तो तुम्हारे लिए कोई एंट्री नहीं हो जाएगी, क्योंकि तुमने क्रेडिटर अकाउंट भी खत्म कर दिया, डेटर अकाउंट भी खत्म कर दिया, तो उसकी कोई एंट्री नहीं हो जाएगी। ये भी आसान क्वेश्चन है, कर देना, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। तो इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें कुछ छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स हैं, वो हम करेंगे, और उसके बाद अगेन हमें कुछ सिंपल क्वेश्चंस है वो हम करेंगे, और लास्ट वाले लेक्चर में हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। मतलब नेक्स्ट 2 लेक्चर में हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम लोग, ठीक है, अब तुम लोगों को क्या करना है ना, जितने भी ये अनसॉल्व क्वेश्चन है वो साथ साथ में कर देना। अभी तक मैंने पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। A firm of partners C and D sharing profit in the ratio of were dissolved. The following balance appear in the books. ये फॉलोइंग बैलेंस बुक्स में है, जनरल रिजर्व 10,000 है, प्रॉफिट रिजर्व फंड 8,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस हुआ है 20,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट मतलब एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो अभी तक डेबिट नहीं किया है पीएनएल में वो 5,000 गए। पार्टनर सीज लोन 10,000 वाज पेड बाय फर्म इन कैश, लोन 25,000 गिवन बाय डी टू द फर्म वाज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज। तुम्हें जनरल एंट्रीज करनी है। पहली 3 चीजें, पहली चीज जनरल रिजर्व क्या है, इज विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से रिजर्व फंड क्या हो जाएगा, ये भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसको भी ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स में डायरेक्टली। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, दिस इज एक्यूमुलेटेड लॉस, तो इसको भी ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। सस्पेंस अकाउंट एडवर्टीजमेंट खर्चा किया है बट अभी तक रिकॉग्नाइज की मतलब खर्चा कर दिया बट पीएनएल में नहीं लिया है, तो दिस इज अ लॉस, इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले 4 में 2 क्रेडिट हो जाएंगे, 2 डेबिट हो जाएंगे। सी का लोन है 10,000 फर्म ने पे कर दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सी इज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश।
उसके बाद डी का लोन है 25,000, तो डीज लोन अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर टू डीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। इसी तरीके से तुम्हारा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक तुम्हारा होमवर्क है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 तक तुम्हारा होमवर्क है। कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना, मुझे बता देना, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं चेक कर रहा हूं सबके, कौन कौन जवाब दे रहा है, कौन कौन जवाब नहीं दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक तुम्हारा होमवर्क है। और कल अगेन हम कुछ एक दो क्वेश्चंस, कल मैं ऐसा करूंगा इलस्ट्रेशन को डिस्कस करूंगा और अनसॉल्व्ड 2-3 ट्राई करूंगा निकालने की, क्योंकि बहुत टाइम लगता है अनसॉल्व करने में, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। तो कल मैं एक दो अनसॉल्व कराऊंगा और सॉल्व्ड कुछ डिस्कस करूंगा। उसके बाद लास्ट में मुझे मेमोरेंडम वाला कंसेप्ट बताना है और उसमें भी मैं 2-3 अनसॉल्व क्वेश्चन कराऊंगा और उस तरीके से नेक्स्ट 2 लेक्चर में हमारा ये टॉपिक डिसोल्यूशन वाला कंप्लीट हो जाएगा। ये बात रही डिसोल्यूशन की, तो टोटल हमारे 5 लेक्चर में कंप्लीट हो रहा है। उससे पहले तुमने जो लेक्चर्स किए तुम उनके क्वेश्चंस कर देना, जो डाउट्स होंगे वो मैं ले जाऊंगा और उनके अनसॉल्व्ड हम जो कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीक से उनकी भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा और अब फिर हम कंपनी पे आ जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सी यू।